हेलो गाइस, दिस इज़ मी बिलावल। आज हम सीखेंगे वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में कि वेबसाइट डेवलपमेंट क्या होती है। आज हम नए तरीके से वेबसाइट बनाना सीखेंगे और वेबसाइट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे कि किस तरह से वेबसाइट को बनाया जा सकता है और किस तरह से आसान तरीके से नए और जदीद दौर के हिसाब से हम डेवलपमेंट सीख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि वेबसाइट डेवलपमेंट क्या होती है, वेबसाइट डेवलप करने के लिए हमें किन प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है, वेबसाइट डेवलप करने के लिए हमें किन लैंग्वेजेस का आना ज़रूरी है और किस तरह से हम इसको सीख सकते हैं। वेबसाइट क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं। तो दोस्तों, वेबसाइट का मतलब है कलेक्शन ऑफ पेजेस। वेबसाइट के अंदर मुख्तलिफ पेजेस होते हैं जिन्हें हम एक्सेस कर रहे होते हैं। पहले तो हम वेबसाइट डेवलपमेंट के प्रोसेसेस को समझ लेते हैं। तो पहले प्रोसेस में हम पढ़ेंगे फ्रंट एंड डेवलपमेंट के बारे में। फ्रंट एंड डेवलपमेंट में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट आती है। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में हम कुछ फ्रेमवर्क्स को भी पढ़ेंगे, बूटस्ट्रैप, मटेरियल CSS, रिएक्ट JS और एंगुलर। और अगर बात की जाए बैकएंड की, तो बैकएंड के अंदर हम PHP को पढ़ेंगे, डेटाबेसेस को पढ़ेंगे जिसमें MySQL, SQL हो गया डेटाबेस, और गिटहब के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि दो तरह की वेबसाइट्स होती हैं। एक होती है स्टैटिक वेबसाइट और दूसरी होती है डायनेमिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट्स ऐसी वेबसाइट्स कहलाती हैं जिनका डेटा यूज़र के कंट्रोल में नहीं होता, जिनमें कोई भी नया पेज डालने के लिए हमें कोड करना पड़ता है। स्टैटिक वेबसाइट्स विजिटिंग कार्ड की तरह होती हैं जो आपको कंटेंट डिस्प्ले कर रही होती हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी भी कंपनी के लैंडिंग पेजेस को देख सकते हैं। और डायनेमिक वेबसाइट्स ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिनका कंट्रोल यूज़र और क्लाइंट्स के पास होता है। इनफैक्ट यूट्यूब या फेसबुक जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं वो भी एक डायनेमिक वेबसाइट है। तो आज हम इस कोर्स में आज पूरी वेबसाइट बनाने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर उसको डिज़ाइन करेंगे। उसी के साथ हमारा ये फ्रंट एंड तैयार होगा। जैसा कि आपको कहा था, ये एक विजिटिंग कार्ड की तरह हमें डिस्प्ले हो रही होगी। हम डेटा स्टोर करने के लिए एक डेटाबेस बनाएंगे, फिर एक सर्वर साइड लैंग्वेज यूज़ करते हुए हम फ्रंट एंड डॉट डेटाबेस के साथ इसको लिंक करेंगे। तो इस पॉइंट पे हमारी एक वेबसाइट बन चुकी होगी जो हमारे कंप्यूटर में है। तो अगर हमें इसे दुनिया को दिखाना है तो हमें इसको देना पड़ेगा एक यूनिक नेम, और इन फाइल्स को रखना पड़ेगा एक ऐसे कंप्यूटर में जो 24/7 चलता रहे। तो अब आपके पास है एक लाइव वेबसाइट जिसको कोई भी दुनिया के किसी भी कोने से एक्सेस कर सकता है। तो चलें समझते हैं कि वेबसाइट कैसे काम करती है। तो सपोज़ करें वेबसाइट एक हमारी ह्यूमन बॉडी है। तो एक बेस लेवल हमारी बॉडी के अंदर होते हैं बोन्स, जिन्हें मिलाकर एक बनता है स्केलेटन। तो उसी से हमारी बॉडी का शेप और डिज़ाइन डिफाइन होता है। तो यहाँ हम स्केलेटन को HTML कह सकते हैं, जिससे हम वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्केलेटन के ऊपर हमारे मसल्स, स्किन, हेयर, बाकी चीज़ें होती हैं जिससे हमारा एस्थेटिक और लुक डिफाइन होता है। और इसी तरह हम वेबसाइट के अंदर CSS यूज़ करते हैं जिससे उसका लुक और उसका स्टाइल बनता है। तो ये बॉडी अभी भी एक डेड बॉडी की तरह है जिसके अंदर कोई फंक्शनलिटी नहीं है, जो सोच नहीं सकती। तो इसके अंदर एक सोच और एक दिमाग देने के लिए हम एक लैंग्वेज यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं जावास्क्रिप्ट। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मगर यहाँ एक कैच है कि इस ब्रेन के अंदर कोई मेमोरी या स्टोरेज नहीं होता, क्योंकि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट आपके ब्राउज़र के अंदर इंस्टॉल्ड होती है। इसीलिए इसको फ्रंट एंड या क्लाइंट साइड लैंग्वेज कहते हैं। मेमोरी और स्टोरेज के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे डेटाबेस और सर्वर। डेटाबेस यूज़ करते हैं हम डेटा को एफिशिएंट वे में स्टोर करने के लिए। जब भी आप खुद को रजिस्टर करते हैं किसी वेबसाइट पे, तो वो डेटा एक डेटाबेस में स्टोर हो रहा होता है, और वही डेटा यूज़ करते हुए खुद को आप फिर से लॉगिन कर पाते हो। और ये डेटाबेस भी किसी सर्वर के अंदर होता है। सर्वर एक पावरफुल कंप्यूटर है, किसी डेटा सेंटर में पड़ा हुआ है जिसे आप रेंट कर सकते हैं। और फ्रंट एंड क्योंकि यूज़र के ब्राउज़र में होता है, ये ब्राउज़र्स हम मोबाइल या कंप्यूटर्स में भी यूज़ कर सकते हैं, मगर इन डिवाइसेस की स्पीड स्लो भी हो सकती है। तो इसीलिए हम डेटा को प्रोसेस करने के लिए यूज़ करते हैं एक सर्वर। और सर्वर यूज़ करने के लिए हमें यूज़ करनी पड़ती है एक सर्वर साइड लैंग्वेज, जिनमें से जावा, PHP, पाइथन कोई भी लैंग्वेज हो सकती है जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम इन लैंग्वेजेस को डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करने के लिए काम में लेंगे। अब वापस आ जाते हैं उस डेड बॉडी पर। उसके अंदर स्टोरेज भी है और फुली फंक्शनल है। अब इस बॉडी को पहचान देने के लिए कोई नाम देना पड़ेगा। उसके लिए हम हर वेबसाइट को एक यूनिक नेम देते हैं, जिसे हम डोमेन नेम कहते हैं।
जिससे उस वेबसाइट की एक पहचान होती है और उसी को यूज़ करते हुए हम सर्वर को कॉल करते हैं और जैसे ही कॉल करते हैं कंटेंट हमें हमारे ब्राउज़र में शो होता है। HTML is just like a ABCD of any website। जैसे इंग्लिश में हमें ABCD सिखाई जाती है वैसे ही वेब डेवलपमेंट में HTML आता है, क्योंकि कोई भी वेबसाइट बिना HTML के एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो सवाल ये बनता है कि ये मार्कअप लैंग्वेज क्या है। तो ये एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें टैग्स की हेल्प से हम ब्राउज़र को इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो उस हिसाब से उसे वेब पेज पे डिस्प्ले करता है। तो उस हिसाब से आप समझ गए होंगे कि HTML एक सिंपल लैंग्वेज है जो कि बहुत सारे एलिमेंट्स से बनी है। एलिमेंट्स इंडिविजुअल कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी HTML डॉक्यूमेंट के और हर एलिमेंट का एक अलग मीनिंग होता है और इन एलिमेंट्स के अंदर कुछ टैग्स होते हैं और इन टैग्स से मिलकर ही एक एलिमेंट बनता है। तो चलिए समझते हैं इन टैग्स का सिंटैक्स लिखते कैसे हैं। दो तरह के टैग्स होते हैं, एक होता है ओपनिंग टैग, दूसरा होता है क्लोजिंग टैग। दोनों का सिंटैक्स सेम ही होता है, बस सिर्फ ध्यान इतना रखना होता है कि क्लोजिंग टैग में ओपन एंगल ब्रैकेट के बाद फॉरवर्ड स्लैश आता है। एलिमेंट का सिंटैक्स ये होता है कि ओपनिंग टैग के बाद हम कोई भी कंटेंट लिखते हैं, वो चाहे टेक्स्ट की फॉर्म में हो जो हम डिस्प्ले करना चाहते हों। मगर कुछ ऐसे भी एलिमेंट होते हैं जिनका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है, जैसे इमेज एलिमेंट, क्योंकि इसका कंटेंट टेक्स्ट में नहीं होता है तो हम इसमें इमेज की लोकेशन दे रहे हैं, उसके लिए हम इसमें सिर्फ ओपनिंग टैग का यूज़ कर रहे हैं, उसी वजह से इसमें क्लोजिंग टैग का यूज़ नहीं होता है। अब देखते हैं नेस्टिंग ऑफ एलिमेंट। नेस्टिंग ऑफ एलिमेंट का मतलब है किसी भी एलिमेंट के अंदर दूसरे एलिमेंट को यूज़ करना। तो वो चाहे कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं, हम एलिमेंट के अंदर एलिमेंट फिर एलिमेंट के अंदर एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं। और नेस्टिंग ऑफ एलिमेंट की मदद से हम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को मिक्स कर सकते हैं। अगर HTML में हम खाली एलिमेंट्स का यूज़ करें तो वो MS वर्ड या गूगल डॉक जैसा दिखेगा जिसमें खाली टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हो रखी है। HTML में हम यूज़ करते हैं एट्रीब्यूट्स जो एलिमेंट्स में जान डाल देता है। हर एलिमेंट में हम एक एडिशनल प्रॉपर्टी दे सकते हैं जिसमें हम विड्थ और हाइट का यूज़ करते हुए एलिमेंट की हाइट और विड्थ को बढ़ा सकते हैं। एट्रीब्यूट का एक सिंपल सिंटैक्स है। एलिमेंट का जो ओपनिंग टैग है उसके अंदर एट्रीब्यूट का एक नाम, उसके आगे इक्वल्स टू लगाकर फिर कोटेशन मार्क के अंदर उसकी वैल्यू लिखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर H1 टैग यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर हम एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे। लाइन एट्रीब्यूट को यूज़ करते हुए उसको लेफ़्ट या राइट या सेंटर या फिर टॉप या बॉटम की वैल्यू दे सकते हैं। कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जिसमें स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था इमेज टैग। इमेज टैग के अंदर हम कोई कंटेंट तो लिख नहीं रहे मगर फाइल लोकेशन हम ज़रूर दे रहे होते हैं। कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती, जैसे कि रिक्वायर्ड। जब कभी हम फॉर्म फिल करने लगते हैं तो उसके अंदर कोई फील्ड होती है जो स्किप नहीं कर सकते, वो रिक्वायर्ड होती है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं रिक्वायर्ड किसी भी फॉर्म की फील्ड के अंदर, या फिर डिसेबल का यूज़ किया जाता है किसी भी एलिमेंट को डिसेबल करने के लिए। इस टाइप के एट्रीब्यूट्स को हम बूलियन एट्रीब्यूट्स कहते हैं। कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं जो वेब डेवलपमेंट की दुनिया में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। पहला एट्रीब्यूट है आईडी। आईडी एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिससे हम किसी भी एलिमेंट को एक यूनिक नाम दे सकते हैं। मान लेते हैं कि आईडी का हमने नाम दिया है फर्स्ट। हम कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने इसका नाम दिया है फर्स्ट। इस फर्स्ट को हम, ये जो हमने नाम लिया है आईडी का फर्स्ट, इस नाम को हम यूज़ करेंगे CSS के अंदर। सेकेंड एट्रीब्यूट है क्लास। क्लास भी आईडी की तरह सिमिलर एट्रीब्यूट है, ये बस यूनिक नहीं है, इसको हम मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं। एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को हम सेम क्लास दे सकते हैं। तो किसी भी इंडिविजुअल एलिमेंट से एक पूरा वेब पेज नहीं बनता, उसके लिए हम अलग अलग एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बॉयलर प्लेट कोड भी कहते हैं। स्ट्रक्चर शुरू करेंगे डॉक टाइप HTML से। डॉक टाइप HTML डॉक्यूमेंट की टाइप के लिए होता है कि डॉक्यूमेंट की टाइप क्या है। ये ब्राउज़र को बताता है कि डॉक्यूमेंट की टाइप HTML है। उसके बाद आता है HTML टैग। HTML हमारा रूट एलिमेंट है
जिसके अंदर हम सारा कंटेंट लिखेंगे। उसके बाद आता है हेड टैग। हेड टैग के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं हो रही मगर वेब पेज से रिलेटेड है, वो हम इसके अंदर लिखते हैं। हेड टैग के अंदर टाइटल का टैग भी आता है। इसके अलावा CSS भी लिंक करवाते हैं इसके अंदर, और जावास्क्रिप्ट को भी लिंक करवाते हैं। उसके बाद आता है बॉडी टैग। बॉडी टैग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर वो सारी चीज़ें हम लिखते हैं जो हमने ब्राउज़र पे डिस्प्ले करवानी होती हैं। कोड करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें एक टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं तो नोटपैड++ भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप VS कोड भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप मैक यूज़र हैं तो टेक्स्ट एडिट यूज़ कर सकते हैं, या VS कोड भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम पहला कोड करेंगे नोटपैड पे।